हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 4 का पार्ट 2 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल ऑल द टाइम। मतलब हर किसी के पास जितना उसको खाना चाहिए वो मौजूद होना चाहिए और उसकी खाने की ज़रूरतें पूरी हो रही हों, ये होता है अफोर्डेबिलिटी या फिर फूड सिक्योरिटी। तो हमने यहाँ तक ये देख लिया था। तो हमें ये भी यहाँ पे समझ में आया था कि बंगाल में क्या पड़ी थी, फेमाइन पड़ी थी। यानी कि बंगाल में इतनी भयंकर भुखमरी फैली हुई थी एक समय पर जब अंग्रेज़ हमारे देश में हुआ करते थे कि कई लाख लोग तब मर गए थे। और इस तरीके की भुखमरी आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में कभी भी नहीं हुई है। बट कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि काला हांडी है या फिर काशीपुर का इलाका है उड़ीसा में, वहाँ पे फेमीन लाइक सिचुएशन कई सालों से है। मतलब वहाँ पे खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और कुछ स्टारवेशन डेथ, स्टारवेशन मतलब भूखे रहने की वजह से कुछ डेथ्स वहाँ पर हुई हैं। स्टारवेशन डेथ्स यानी कि भूखमरी या फिर भूखे रहने की वजह से कुछ डेथ्स जो है रिपोर्ट हुई हैं बरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स। तो रीसेंट ईयर्स का मतलब है कुछ सालों पहले, मतलब थोड़ी बहुत डेथ्स हम लोग सुनते रहते हैं कि ये भूखे रहने की वजह से इस इंसान की हुई है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो गई है? शायद नहीं हुई है। इसलिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने की हर इंसान के बाद कम से कम अपनी पेट भर 2 वक्त की रोटी तो इंसान के पास मौजूद होनी ही चाहिए। फूड इनसिक्योर कौन है? ऑल्दो काफ़ी बड़ा सेक्शन जो है लोगों का उनमें न्यूट्रिशन की कमी है इंडिया में। वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप जो हैं, मतलब न्यूट्रिशन की कमी या फिर खाने की कमी किनके पास है? जो लैंडलेस पीपल है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है या फिर बहुत ही थोड़ा लैंड है, वो उन लोगों के पास खाने की कमी है। या फिर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए वो कुछ आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया करते थे, कुछ गाने वगैरह गाया करते थे, तो आज वो उनकी कमाई के साधन बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बैगर्स। तो डेस्टिट्यूट्स कौन? जैसे कि जो जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, है ना, भिखारी हो गए, सेल्फ वर्कर्स जो अपना काम ढूंढते हैं, इनका इनकम सिक्योर नहीं होता है, इसलिए बहुत ही कम पैसों में ये लोग काम करने को तैयार होते हैं। ये वर्कर्स जो हैं लार्जली सीजनल एक्टिविटीज़ में या फिर ऐसे कामों में लगे होते हैं जो बहुत ही कम पैसे देते हैं। स्टोरी ऑफ रामू। रामू की जो स्टोरी है वो एक कैजुअल वर्कर है। ऐसे ही कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? जिनके पास अपनी ज़्यादा कुछ ज़मीन नहीं होती या फिर थोड़ी बहुत होती है, फिर बिल्कुल नहीं होती, और जो दूसरों के खेतों में, दूसरों के घरों में काम कर रहे होते हैं। तो रायपुर विलेज का है रामू जो है, और उसका बड़ा बेटा है 10 साल का। वो एक पाली वर्कर की तरह काम करता है अपने गांव के सरपंच के घर में, और उसको जो है पूरे साल के सरपंच जो है वो 1,000 रुपये दे देता है। रामू के जो है 3 और बच्चे हैं। मतलब रामू का एक बेटा है वो काम करता है, वो 10 साल का है, और उसका बेटा सरपंच के घर काम करता है। साल के उसको 1,000 रुपये, 10,000 नहीं 1,000 रुपये मिल जाते हैं। रामू के अलावा रामू के 3 और बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं और वो खेतों में काम नहीं कर सकती। उसकी वाइफ जो है सुनहरी, वो भी एक पार्ट टाइम वर्कर है। वो जैसे लाइफ स्टॉक होता है, यानी कि जो गाय भैंसें होती हैं वो गोबर करती हैं, तो वो उसकी सफाई करने का वो काम करती है। और उसको आधा लीटर दूध मिल जाता है और कुछ पका हुआ खाना और कुछ वेजिटेबल मिल जाते हैं अपने डेली के काम के लिए। मतलब उसको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, बट आधा लीटर दूध मिल जाता है और कुछ पका हुआ खाना मिल जाता है और कुछ वेजिटेबल्स मिल जाते हैं रोज़। तो बिसाइड्स वो जो है अपने फील्ड में भी काम करती है अपने हस्बैंड के साथ। उसका हस्बैंड को जो है साल के 4 ही महीने उसके हस्बैंड को काम मिल पाता है, क्योंकि वो एक सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर है। क्योंकि क्या होता है ना, एग्रीकल्चर में खेतों में ज़्यादा काम नहीं होता, मैक्सिमम 6 मंथ्स का काम होता है। जब फसल में मतलब दाना पड़ गया है, उसकी बुआई हो गई है, फिर तो फसल अपने आप बड़ी होती है, उसमें फिर इंसान का तो कुछ काम रहता नहीं है। इसलिए जो रामू है उसको साल के हर महीने काम नहीं मिल पाता। रामू को काम मिलता है ओनली ड्यूरिंग टाइम ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर। तो 4 महीने तक तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहता है रामू, उसको कोई काम नहीं मिलता है, क्योंकि जब प्लांट मैच्योर हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, है ना,
समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयड इन ब्रिक लेइंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो ब्रिक लेइंग यानी कि कुछ काम वाम चल रहा होता है गाँव में, तब उसको थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, जैसे कि सड़क बनने के टाइप का। By all his efforts, Ramu is able to earn enough either in cash or in kind for him to buy essential for 2 square meals for his family। तो चाहे वो कितने एफर्ट मान ले, कुछ भी कर ले, मगर सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही अपने परिवार के लिए वो जुटा पाता है। और उसको मतलब बहुत ही मुश्किल से काम मिलता है, कई बार तो उसके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। मिल्क और यानी कि दूध और जो सब्जी है वो डेली का पार्ट नहीं है उनकी डाइट का। जिन 4 महीने रामू को काम नहीं मिलता है वो अनएम्प्लॉयड रहता है और बहुत ही मुश्किल से उनका घर चल पाता है। अहमद की स्टोरी। अहमद क्या है? अहमद एक रिक्शा पुलर है, यानी कि रिक्शा वाला है बेंगलोर में। वो झुमरी तलैया से वहाँ पर बेंगलोर में शिफ्ट हुआ था। उसके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं और उसके बूढ़े पेरेंट्स हैं। वो एक झुग्गी में रहता है और वो अकेला ही इस परिवार का कमाने वाला आदमी है। और उसको मतलब कोई सिक्योर एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं और उसकी एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट भी होता रहता है। किसी दिन तो उसको ठीक ठाक कमाई हो जाती है और किसी दिन बहुत ही कम कमाई होती है रिक्शा चला करके। तो जिस दिन कमाई हो जाती है उस दिन वो डेली के अपने सप्लीमेंट्स मतलब डे टू डे सप्लीमेंट्स ले आता है और जिस दिन कमाई नहीं हो पाती है तब उनको थोड़ा भूखे पेट भी रहना पड़ता है ना। तो बट फॉर्चुनेटली क्या है कि अहमद के पास ना येलो पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड। तो पीडीएस के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पास येलो पीडीएस कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। इस कार्ड के साथ अहमद को जो है थोड़ा सफिशिएंट ठीक ठाक सा अनाज यानी कि चावल और आटा और शुगर, केरोसिन ऑयल ये सब मिल जाता है ताकि उसकी डेली के खाने की ज़रूरत पूरी हो जाए। ही गेट्स एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। तो उसको इस कार्ड की वजह से जो मार्केट का प्राइस है उससे आधे दाम पर सामान मिल जाता है। वो अपना मंथली स्टॉक यहाँ से परचेज़ कर लेता है जिस दिन राशन की शॉप ओपन होती है। बिलो मतलब गरीब लोगों के लिए जिस दिन राशन की शॉप ओपन होती है उस दिन वो अपने महीने का सारा राशन खरीद लेता है। इस तरीके से वो सरवाइव कर पा रहा है अपने कम अर्निंग्स की वजह से भी। और जबकि वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही मेंबर है अपनी फैमिली का जो कि कमाता है, ओनली अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का। तो सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्ले अ रोल इन द फूड इनसिक्योरिटी। तो फूड इनसिक्योरिटी में एक और रोल किस चीज़ का होता है? सोशल कंपोजिशन की। भाई समाज में का कोई तबका गरीब है, कोई तबका अमीर है। यानी कि कौन कौन गरीब है? जिनके पास लैंडलेस लेबर है, जिनके पास लेबर मतलब लैंडलेस लेबर हो गए, या फिर आर्टिसंस हो गए, पेटी वर्कर्स हो गए, है ना। तो ये सब, या फिर बेगर्स, डिस्टिट्यूट्स, ये ऐसा समाज का तबका है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जिनको इनसिक्योरिटी है। जैसे कि SC ST या फिर OBC जिनको लोअर कास्ट कहते हैं, क्योंकि उनके पास जनरली लैंड नहीं होता था पहले और पढ़ाई लिखाई की इतनी ज़्यादा उनके लिए व्यवस्था नहीं होती थी, तो वो ज़्यादा नहीं कमा पाते थे। और कई बार लैंड होता है तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब उससे फसल बहुत ज़्यादा कम उगती है, इसलिए फूड इनसिक्योर लोग हो जाते हैं। लोग कई बार क्या होता है नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, इससे भी वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। और इससे क्या होता है अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। वुमेन जो होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादातर वुमेन में माल न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक काफ़ी सीरियस कंसर्न है मैटर का, क्योंकि जो काफ़ी मतलब काफ़ी सीरियस मैटर है कि अगर वुमेन जो है वो अंडर नरिश होगी तो जो बेबी को बॉर्न करेगी वो भी तो अंडर नरिश होगा। अंडर नरिश का मतलब होता है कुपोषित आप लोग कह सकते हैं, या फिर जिसको बेसिक खाने की चीज़ें ना मिली हो उसमें नरिशमेंट की कमी होगी, है ना। तो इसलिए माल नरिशमेंट भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो वो वुमेन है जिसको पहले से ही ढंग से खाना नहीं मिला है, वो जिस बच्चे को बॉर्न करेगी वो बच्चा भी तो इतना हेल्दी नहीं होगा। तो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स and children under the age of 5 years constitute an important segment of food insecure population। तो 0 से 5 साल के बच्चे और वुमेन भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि जिनको खाना अच्छे से नहीं मिल पाता। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 1998-1999 के टाइम पर नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। 11 करोड़ जो हैं औरतें और बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनको ढंग से खाना नहीं मिल पाता है। फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। कुछ इलाकों में जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ इलाकों में कम हैं, क्योंकि जो बैकवर्ड इलाके हैं वो वहाँ पे खाने की कमी है तो फूड इनसिक्योरिटी है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जहाँ पर पैसे की कमी है वहाँ पर
ऑब्वियसली फूड इनसिक्योर होंगे, पैसे की कमी होगी तो खाने की भी कमी होगी। जैसे ट्राइबल एरियाज़ या फिर ऐसे इलाके जो मेन बड़े शहरों से काफ़ी कटे हुए हैं, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे बाढ़ या भूस्खलन या सूखा ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके, यहाँ पर लोग मेनली फूड इनसिक्योर हैं, क्योंकि ये इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ भी हैं और काफ़ी गरीबी भी है। हंगर यानी कि भूखे रहना इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। तो हंगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भूखा है तो यही नहीं दिखाता है हमें कि वो गरीब है, बल्कि अगर कोई कंटिन्यूसली भूखा रहेगा ना तो वो गरीब हो जाएगा। जो अगर मान लीजिए किसी घर में मतलब कोई खा सकता है बट वो खा नहीं रहा है ढंग से और वो भूखा रह रहा है, तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वो आगे पैसे कमाने में असक्षम होगा, बीमार ज़्यादा रहेगा, तो गरीबी उसके घर आ जाएगी, है ना। ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो भाई हमें अभी की जो हंगर है, अभी जो भूखे लोग रहते हैं उसको कम करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में जो ये भूखमरी है इसको भी हमें रोकने की ज़रूरत है। हंगर इज़ क्रॉनिक। देखिए क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक जो चीज़ चले ना, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक, ठीक है। जैसे कि मान ली साल 2 साल 3 साल जो लंबे समय तक चलती है उस चीज़ को हम लोग क्रॉनिक कहते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ जो लंबे समय तक बीमारियाँ चलती हैं। सीजनल और सीजनल हंगर भी होती है, मतलब किसी सीज़न में होती है, जैसे कि जब भाई फसल आई या फिर जिस सीज़न में जिस जिन महीनों में काम मिल गया परिवार को, तो तब तो बच्चे वहाँ पे और लोग वहाँ पे भूखे नहीं रहेंगे। जिन परिवारों को अगर मान लीजिए काम नहीं मिला तो वो परिवार भूखा रहेगा। तो कुछ सीजनल हंगर होती है, कुछ क्रॉनिक। कुछ इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि अपने परिवार को खाना प्रोवाइड ही नहीं करवा पाते, तो वो क्रॉनिक हंगर हो गए। क्रॉनिक हंगर इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन द क्वान्टिटी और इन द क्वालिटी। मतलब या तो क्वालिटी डाइट की अच्छी नहीं है या फिर क्वांटिटी कम है, इसकी वजह से भी क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है या फिर हंगर आती है। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो अपने ज़िंदा रहने के तक के लिए गरीब लोग खाना नहीं खरीद पाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि क्रॉनिक हंगर से जो है सफ़र कर रहे हैं। सीजनल हंगर इज़ रिलेटेड। सीजनल हंगर जो है वो किस चीज़ से रिलेट करती है? सीजनल हंगर जो है रिलेट करती है वो साइकिल ऑफ ग्रोइंग फूड, मतलब हार्वेस्टिंग वगैरह। Seasonal hunger is related to cycles of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities. Agricultural activities जो है उनका नेचर जो है वो सीजनल होता है। जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है तब तो भाई कोई भूखा नहीं रहेगा मे बी गाँव में, बट उसके बाद जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती, काम नहीं होता, तो भूखे मिल सकते हैं जो गरीब लोग हैं। देयर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू वर्क फॉर एंटायर ईयर। तो जब पूरे साल काम नहीं मिलता है उसकी वजह से भी लोग और उनका परिवार भूखा रहता है। परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया। तो देखिए समय के साथ साथ सीजनल और क्रॉनिक हंगर दोनों कम हुई है। अगर 1989 को देखें तो सीजनल हंगर 16.2 थी और 2000 तक आते आते सिर्फ 0.6% रह गई है, और ये सीजनल हंगर है। क्रॉनिक हंगर पहले 2.3 थी और अब आते आते 0.3 ही रह गई है। अब इंडिया जो है वो एम कर रहा है, इंडिया इज़ एमिंग इन फूड ग्रेन्स सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। अब इंडिया क्या चाहता है, हमारा देश ये कोशिश कर रहा है जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं कि भाई हम इतना फूड ग्रेन्स, इतनी फसल खुद से उगा सकें कि भाई हमारे देश के लोगों के लिए तो कम से कम वो पूरी पड़ जाए। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ये सपना हमारा पूरा हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने सारे के सारे मेजर्स अपनाए कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम जितना हमारे देश की जनता को खाने की ज़रूरत है उतना तो हम खुद ही उगा सकें। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसको हरित क्रांति कहते हैं, जिससे चावल और गेहूँ की खेती इतनी होने लगी कि देश के लिए तो क्या, हम बाहर भी दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने लगे। इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैम्प एंटाइटल व्हीट रिवॉल्यूशन इन 1968। तो आज़ादी के लगभग 20 साल के अंतर ही हम लोग वीट में, गेहूं में पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। हमें कहीं बाहर से गेहूं की उस समय फिर ज़रूरत नहीं थी, हम अपने देश में ही इतना गेहूं उगा सकते थे। जो
सक्सेस थी वीट की वो फिर राइस को में भी रेप्लिकेट करी गई, फिर उसको राइस में भी लाया गया, फूड ग्रेन्स इंक्रीज़ हो गया, बट ये डिसप्रपोर्शनेट था। मतलब डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में तो फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा उग रहा था और कुछ राज्यों में नहीं उग रहा था। हाईएस्ट रेट जो था ग्रोथ का वो उत्तर प्रदेश में था और मध्य प्रदेश में था, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब 44 मिलियन टन से लेकर के 30 मिलियन टन तक उग रहा था। अगर हम 2015-16 की बात करें, टोटल फूड ग्रेन हमारे देश में 252 मिलियन टन हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा है 2015-16 में, एंड इट हैज़ चेंज टू 275 मिलियन टन इन 16-17, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे से मतलब वीट का प्रोडक्शन बढ़ा है, और वेस्ट बंगाल और यूपी में भी जो है रिकॉर्डेड प्रोडक्शन राइस का बढ़ा है, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एक्टिविटी है अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है वो कैसी है, ये हम लोग को क्या समझ में आता है इंडिया में फूड सिक्योरिटी से। सिंस एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है 1970s के टाइम पे, कंट्री ने ना जो फेमीन होती है, भुखमरी को अवॉइड किया है, चाहे वेदर कंडीशन कितनी भी ख़राब हो, चाहे मानसून अच्छा आया हो या ना आया हो, हमारा देश ने खुद को बचा करके रखा है भुखमरी से। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन्स में 30 साल ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। हमारे देश में मतलब अलग अलग तरीके की फसलें अलग अलग देश के हिस्सों में उगाई जाती हैं, इसलिए हम लोग फूड सिक्योर हैं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन एट द कंट्री, मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन हो हमारे देश में खाने की अवेलेबिलिटी है। हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिज़ाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी का सिस्टम भी कितना केयरफुली और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, इससे हमारे देश में अब कोई खाने की कमी नहीं है। दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भी पीडीएस और बफर स्टॉक की वजह से हमारे देश में आज फूड जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है और सेल्फ सफिशिएंसी भी है। अगर 1960 के टाइम पर बात करें तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना था, अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम 80 मिलियन टन, ठीक है, और 2018-19 अब से 2 साल पहले कितना हुआ 281 मिलियन टन, कितना ज़्यादा हम लोग आगे आ चुके हैं, है ना। ये एनुअल रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर की। अब बफर स्टॉक क्या होता है, तो देखो बफर स्टॉक का मतलब है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द एफसीआई। तो बफर स्टॉक होता है, एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, अभी सब देखेंगे एमएसपी क्या होता है, खाना लेती है और अपने मतलब गोडाउंस पे रख देती है, उसको हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। तो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट और राइस, मेनली वीट और राइस को जो है एफसीआई प्रोक्योर करती है, किसानों से खरीदती है एमएसपी पे। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब सरकार ना क्या करती है, एक प्राइस निकालती है कि हम कम से कम चावल जो है हम इस रेट से नीचे रह लेंगे। सपोज करो कि एग्जांपल दे रही हूँ कि चावल जो है वो 50 रुपये किलो से हम लोग कम पे नहीं लेंगे, वैसे सरकार जो है कुंटल में निकालती है, तो इतने कुंटल के रेट से हम लोग कम नहीं लेंगे, वही होता है एमएसपी। तो FCI purchases wheat and rice from the farmers in state where there is surplus production. The farmers are paid a pre-announced price for their crops. This प्राइस इज कॉल्ड एमएसपी। तो पहले से ही अनाउंस किया हुआ एक प्राइस जो है सरकार पे कर देती है किसानों को कि भाई ये वाला इतना हम आपको पे करेंगे चावल के लिए और वीट के लिए। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर रेजिंग प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। तो सरकार सोइंग सीजन मतलब जब फसल उगने वाली होती है उससे पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उस फसल को उगाने की कोशिश करें। परचेज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज, कहाँ पर गोडाउंस वगैरह ग्रेनरीज जो होती हैं उन पर खरीदा हुआ अनाज स्टोर किया जाता है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ताकि अगर जो गरीब हैं उनको खाना जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इसी बफर स्टॉक से किया जाता है। दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरिया एंड अमंग द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट द लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस नोन एज इशू प्राइस। तो ये जो बफर स्टॉक इकट्ठा किया जाता है ये उन इलाकों में जहाँ पर खाने की कमी है या फिर जो गरीब लोग जो इतने महंगे दामों पर जो बाज़ार में दाम चल रहा है उस दाम पर जो गरीब लोग खरीद नहीं सकते हैं अनाज को, उस अनाज को सरकार सस्ते दामों पे गरीबों को बेचती है। इशू प्राइस होता है जिस रेट पे उस पर मार्केट में प्राइस चल रहा होता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलामिटी। तो ये जो क्या होता है कई बार एक साल अच्छी फसल होगी अगले साल नहीं हुई तो स्टॉक में मतलब बफर स्टॉक होता है सरकार के पास ताकि आगे सीजन्स की जो इन केस अगर कमी हुई है तो उसको भरपाई की जा सके।
What is public distribution system? अब PDS क्या होता है? The food procured by FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society. This is called public distribution shops, जिसको हम लोग राशन की दुकानें भी कहते हैं। तो FCI जो है अपना सामान जो इकट्ठा करती है वो कैसे बटेगा? वो PDS की शॉप्स के थ्रू बांटा जाता है, जो काफ़ी मतलब गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है इससे। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। देयर आर 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। तो लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं पूरे देश में। राशन शॉप्स आर नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, जिसमें फूड ग्रेन्स को जो है, शुगर को, केरोसिन को, कुकिंग को सस्ते दामों पर बेचा जाता है। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। एनी फैमिली जिसके पास भी राशन कार्ड होता है वो 35 किलो अनाज, 5 लीटर केरोसिन, 5 किलो चीनी जो है हर मंथ राशन शॉप से आकर के ले सकता है। अब देखो यहाँ पे देयर आर 3 काइंड ऑफ राशन। एक तो अंत्योदय कार्ड होता है, जो अंत्योदय कार्ड के 3 टाइप के राशन कार्ड होते हैं। एक तो होता है, एक इंपॉर्टेंट है ये कि कितने टाइप के राशन कार्ड होते हैं। एक अंत्योदय कार्ड होता है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उनके लिए। एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और एक होता है उनके लिए जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर है। क्या आपके पास राशन कार्ड है? अगर है तो किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं बताई गई हैं। अब ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आगे का जो हम लोग चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।